हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ अधिवक्ता विवेक शर्मा जी मौजूद हैं और हम उन तमाम दर्शकों के लिए सितंबर महीने से हर महीने कुछ समय बाद जो भी अपडेट जो होती है वो आती है, वो हम दर्शकों के सामने रखते हैं। लोग इस वक्त जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं, वो परेशान हैं। पैसों की बात करें, पैसा मेरे 20 लाख फँसे हुए हैं, एडवोकेट साहब के भी खुद फँसे हुए हैं, तो हम इस केस को किस हिसाब से और कौन से ट्रैक पे ले जाएँ, ताकि हर आदमी को, हर जो भी गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स पे जिन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनके पैसे उनको मिल जाए या उनको सपनों का घर जो है, वो उन तक मिल जाए। पर अभी लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल जो है, लोगों की दिमाग में जो हर चीज़ चली रहती है कि लोगों को बैंक की जो ईएमआई है, वो कहीं न कहीं पे करनी पड़ती है। अगर कई बैंकों से लोन लिए हों और कहीं 1 या 2 ईएमआई मिस होती हैं, तो लोगों के दिमागी टेंशन जो होती है, वो कहीं न कहीं बढ़ जाती है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और तमाम वो मुद्दे बात करेंगे जो आप लोगों ने हमारे को कॉल करके हमारे से पूछे, वो भी हम अधिवक्ता विवेक शर्मा जी से बात करेंगे कि केस का स्टेटस कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले हम शर्मा जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हिमाचल थैंक फास्ट यू। में। सर, सबसे पहले मैं एक ही बात करूँगा क्योंकि कुछ दिनों से मेरे को भी लगातार जो थे फ़ोन आते रहे। लोगों का ये कहना है कि 6 महीने हो गए, केस का स्टेटस कहाँ तक पहुँचा हुआ है? देखिए 6 महीने हो गए हैं। केस का स्टेटस यहाँ तक है कि हमने काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया था पहले भी। पुलिस अथॉरिटीज़ हो गई, ईडी हो गया या एसएसपी चंडीगढ़, एसएसपी मोहाली, हर जगह कंप्लेंट्स डाली। उसके बाद रेरा में भी हमने कंप्लेंट्स डाली इनके अगेंस्ट। और कुछ कंप्लेंट्स ये जब इस तरह से कोई फ्रॉड होता है होम बायर्स के साथ, तो एक एसोसिएशन की ज़रूरत होती है कि एसोसिएशन फॉर्म हो, वो एसोसिएशन बायर्स के लिए कुछ करे। और कुछ जो ऑलरेडी एसोसिएशंस फॉर्म हो चुकी थी, उन एसोसिएशंस के साथ मिलके काफ़ी सारी बातचीत हुई उस टाइम, कि आप मेरा साथ दो और मैं लीगली इस मैटर को आगे लेके जाऊँ। कुछ एसोसिएशन, एक आधी एसोसिएशन ऐसी थी जिसने हमारे साथ बताया कि हम आपके साथ चलेंगे। हालाँकि हमें उन पे यकीन था नहीं। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें नहीं ठीक लगती थी। कुछ शायद वो अपनी जगह ठीक हों, बट हमें उनकी जो वो वर्क कर रहे थे वो उससे मैं सैटिस्फाइड नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि वो हमारे साथ चलें, ताकि ये मैटर जो है कलेक्टिवली आगे लेके जाया जाए। बट काफ़ी देर तक ऐसा होता रहा। जब कंप्लेंट्स साइन करने की बारी आई तो वो एसोसिएशंस जो थी वो पीछे हट गई। उसके बाद हमने इंडिविजुअल लेवल पे, मैं और मेरे साथ 1-2 साथी हमारे जो बायर्स हैं, वो अथॉरिटीज़ में जाते रहे, अप्रोच करते रहे और लास्टली हमने एक एसोसिएशन फ़ॉर्म की अब अपनी। अब वो एसोसिएशन फ़ॉर्म करके हमने उस एसोसिएशन की तरफ से जहाँ-जहाँ भी कंप्लेंट डालनी बनती थी, पुलिस अथॉरिटीज़ में, इकोनॉमिक ऑफेंस में या रेरा में कलेक्टिवली अंडर सेक्शन 7 और 8, वो भी डाली हमने। और बाकी जो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं लोगों की, उसको भी फ़ॉलो कर रहे हैं हम। तो काफ़ी सारा प्रोसीजर फ़ॉलो हो रहा है। इसको टाइम लगेगा, 1 दिन में नहीं होगा। बाकी लोगों की कुछ क्वेरीज़ थी सर, कि मैं आपको सीधा यहाँ पे रोकूँगा। दूसरी चीज़ है, अभी कुछ दिन पहले हम आपसे मिले थे, आपने एक चीज़ बताई थी कि हमने एक हाई कोर्ट में जो थी अपील डाली थी। तो उस टाइम उस डिसीज़न का क्या हुआ जो आपने हाई कोर्ट के समक्ष रखी थी? देखिए, हमने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली थी। हुँ। उस रिट पिटीशन में हाई कोर्ट ने हमें यही कहा कि आप यू कैन नॉट कम विद द क्लस्टर ऑफ पिटिशनर्स। आप एसोसिएशन फॉर्म कीजिए, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ फॉर्म करके आप रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में एप्रोप्रिएट प्रोविजंस में कंप्लेंट्स डालिए और उस कंप्लेंट्स के आउटकम का वेट कीजिए। जब उस कंप्लेंट का आउटकम आएगा, अगर आप उससे सैटिस्फाइड नहीं हो, फिर आप एपेलेट अथॉरिटीज़ में अप्रोच करोगे। सर, अगले प्रश्न मैं पूछूँगा, आप शुरू से ही देखिए यहाँ पे सीधी बात थी कि पैसा आपका तकरीबन-तकरीबन 90 लाख आपका लगा है, 20 लाख मेरा जो बैंक से लोन है, तो शायद हम उस चीज़ को काफ़ी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बट अभी मेरे को ये बताइए कि रेरा में जो अभी पिटीशंस हमने डाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ़ यही चाह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट है, तो हमारे को जल्दी से जल्दी वो मिल जाए। बट रेरा में अभी अभी क्या चला हुआ है? कितने समय से आप हियरिंग कर रहे हैं और क्या अभी वहाँ पे क्या डिसीज़न आ रहा है आपके? देखिए रेरा में कुछ टेक्निकल चेंजेस हुई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नवंबर में। और उसके बाद कुछ रेरा ने
अंदर अपने ऑफिस में जो इनका ऑफिस वर्क था, फाइल्स अपनी कंपाइल करनी है, ये वो, उसमें काफ़ी टाइम लगता रहा इनका। उसके बाद हमारी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, हमारे जो केसेस फाइल किए हैं उसमें नोटिस इशू हुए हैं अभी। अभी कोई फर्दर कोई इफ़ेक्टिव आउटकम कुछ नहीं आया, बट जैसे जो प्रोसीजर है कोर्ट का या जो रेरा का प्रोसीजर अंडर लॉ, उसके हिसाब से रेरा चल रहा है, उसके हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं उसको। और उसमें ऐसा था कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी थी, वो जजमेंट मैं अभी कोट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी जिसमें रेरा फुल्ली कॉम्पिटेंट था। मैं बताता रहा लोगों को कि जैसे कि बैंक्स ने फ्रॉड्यूलेंटली लोगों के नाम पे पैसा जो है वो डिसबर्स कर दिया। कई लोगों को तो पता भी नहीं है उनका पैसा डिसबर्स हो चुका है, और अब जो बिल्डर भाग गया और बैंक जो है रिकवरी में आ गया कि आप हमारा पैसा तो बायर देगा, जिसको बेचारे को पता भी नहीं है उसका पैसा कब गया, कहाँ गया, कितना गया। सर मैं यहीं भी आपको रोकूंगा। अब मेरा फ्लैट है, ठीक है, वो जीबीपी एक्सटेंशंस में मैंने फ्लैट लिया था। मैंने बैंक से ही, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से ही 18-20 लाख रुपया जो था वो मैंने वो किया। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे तो अगर मान लीजिए कल को मैं ईएमआई नहीं देता हूँ तो मेरा तो सिविल खराब होगा। और दूसरी बात है कि बैंक जो ये सरफराजी एक्ट में जा रहे हैं, जब बैंक को वहाँ पे छत तक नहीं पड़ी है तो बैंक वहाँ से क्या रिकवरी करेगा? देखिए, ऐसा है, ये चीज़ें मैं लोगों को काफ़ी बार समझा चुका हूँ। बट ऐसा है कि बैंक अब इल्लीगली लोगों को थ्रेट करना शुरू कर गया कि अगर आप पैसा नहीं दोगे, हम केस करेंगे, आपका सिबिल स्कोर खराब करेंगे। तो इसके लिए लोगों को जो भी लोगों के लीगल राइट्स हैं, उस हिसाब से लोगों को चलना पड़ेगा। किसी भी एडवोकेट को अप्रोच करो, एडवोकेट को अप्रोच करके उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपको बताए। कोई भी किसी भी तरह की इल्लीगल रिकवरी इंडिविजुअली क्या बैंक भी नहीं कर सकता। और इसमें क्या था, सेक्शन 4 जो है रेरा की, उसमें जब बिल्डर जो है अगर वो पैसा डिसबर्स करवाता है बैंक से किसी भी बायर के नाम पे, तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं एज़ पर सेक्शन 4, जो बिक्रम चटर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया था कि अगर हर 6 महीने में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट करना है अकाउंट, और वो ऑडिट रिपोर्ट डिपॉजिट करनी है ऑन द रिपोर्ट ऑफ इंजीनियर के कितना काम हुआ, जो पैसा डिसबर्स हुआ था क्या वो लगा भी या नहीं लगा। और अगर ऐसा बिल्डर या बैंक फेल होता है ये करने में, तो दे कैन नॉट रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द बायर। तो उसमें हमारे बैंक्स ने कहाँ रखी ये रिपोर्ट्स, कहाँ ली या नहीं ली, और अगर ली रिपोर्ट्स, तो जब हमारा प्रोजेक्ट्स 1.5 साल बंद पड़ा रहा, तब बैंक ने क्या प्रोसीजर फॉलो किया वो पैसा रिकवर करने के लिए, जो पैसा बैंक ने बायर्स के नाम पे डिसबर्स किया था। वो पैसा डिसबर्स करने के बाद आज वो पैसा रिकवर कर रहे हैं बायर से या बोरोवर जो थे उनसे, जो कि वो रिकवरी लीगली कर ही नहीं सकते। आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया उस जजमेंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेरा एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सरफेसी एक्ट, द फॉर्मर विल प्रिवेल। रेरा एक्ट प्रिवेल करेगा, जिसमें रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक जजमेंट में सरफेसी की प्रोसीडिंग्स को स्टे किया था। उसमें उसकी अपील्स हुई, उसकी अपील्स में अब फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अगर होम बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना जो है वो प्रायोरिटी रहेगी ओवर बैंक्स। नहीं, जैसे आपने कहा कि होम बायर्स की प्रायोरिटी रहेगी ओवर बैंक्स, तो इस केस में तो फिर बैंक्स को तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर इसके लिए बैंक के क्या पास ऑप्शन रहेगी? देखिए, बैंक के पास तो उसमें जजमेंट में सारा क्लियर किया हुआ, बैंक के पास और ऑप्शन हैं पैसा रिकवर करने की। अगर बिल्डर है उसके अपने एसेट क्रिएशन भी की होगी, अगर पैसा डिसबर्स हुआ, ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं बैंक ने ली या उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट्स बैंक को नहीं दी, तो यहाँ बैंक का फॉल्ट है। और अगर बैंक का फॉल्ट है, तो बैंक वो पैसा क्यों कैसे रिकवर करेगा? और अगर बैंक ने वो पैसा रिकवर करना है, तो वो पैसा जो डिसबर्स हुआ था, वो बिल्डर ने कहाँ लगाया? एसेट क्रिएशन अगर बिल्डर ने कुछ की है, तो वो पैसा वहाँ से रिकवर करेंगे बैंक, ना कि उस बायर से रिकवर करेंगे जो बायर अपना पैसा भी दे चुका है, ईएमआई भी पे कर रहा है, और जो वहाँ जहाँ पे वो रह रहा है उसका रेंट भी पे कर रहा है, और बिल्डर के हाथ में कुछ है ही नहीं, बायर के हाथ में कुछ है ही नहीं, जो है बिल्डर लेके भाग गया। नहीं सर, जैसे आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो होम बायर है उसको सिक्योर क्रेडिटर जो है वो बना दिया गया है, पर हम पिछली कोई भी ऐसी जजमेंट देखे जहाँ पे लिक्विडेशन करके आम आदमी को जो है वो पैसा दिया गया है, तो इस जजमेंट का क्या मतलब रह गया फिर?
देखिए ऐसा है कि इस जजमेंट का यही मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, क्लियर किया कि बेशक एक सिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में सिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में बेशक डाल दिया गया बायर को, बट सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ऐसा एक भी प्रेसिडेंट नहीं है जिसमें इन केस ऑफ लिक्विडेशन बायर के हाथ में कुछ आया हो। जी, 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 जी। तो अगर एनसीएलटी में या आईबीसी में हम जा रहे हैं विदाउट हम वो फॉलो करें कि जो हमारे अदर ऑप्शंस थे हमारे पास, जिससे कि हम इनकी इंसॉल्वेंसी में ना जाते, हमें लिक्विडेशन का डर ना होता, तो वो फॉलो किया ही नहीं, और बायर्स को बेवकूफ़ बना के एनसीएलटी में लिए लेके जाया अच्छा, जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यहाँ पे लोगों को ये भी डराया जा रहा है कि अगर आप एनसीएलटी में नहीं गए, तो बैंक जो होगा वो आपकी प्रॉपर्टी को जो होगा वो ऑक्शन कर देगा, जबकि वहाँ पे कुछ खड़ा ही नहीं है। हुँ, तो हुँ। इस पे क्या आपका रहेगी राय? नहीं, वही तो मैंने आपको बताया ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन नहीं कर सकता। बैंक ने बेशक वो प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट लोन दिया है या यूनिट्स पे लोन दिया है, वो बैंक जो है पैसा बिल्डर से रिकवर करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियर किया है ये। वो जजमेंट जो है काफ़ी सारी सर्कुलेट भी हुई है इस टाइम, लोगों की कॉल्स भी आई हैं इस जजमेंट के बाद मेरे को कि सर ये जजमेंट तो हमारे फेवर में दी है सुप्रीम कोर्ट ने, हम भी विक्टिम्स हैं इस फ्रॉड के, तो हमें अब किस तरह से रिलीफ मिल सकता है। देख जी, जी। देखो शर्मा जी, पहली बात मैं करूँगा, जब से ये प्रोजेक्ट चला था और जब से गुप्ता यहाँ देश छोड़ के चला गया, काफ़ी लोग जो थे कुछ हमारे पास गए, कुछ किसी और एसोसिएशन के पास गए। लोगों के मुद्दे हैं कि या तो हमारे को प्रॉपर्टी मिल जाए या लोगों को मुद्दा है कि हमारे को पैसे मिल जाएँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखी जा रही है कि कुछ लोग एनसीएलटी का भी रुख कर रहे हैं, हमारा 20 लाख फँसा है, आपका तकरीबन 1 करोड़ रुपए ही फँसा हुआ है और हम रेरा में जा रहे हैं। तो ये एनसीएलटी और रेरा, हमने पहले भी इन मुद्दों के ऊपर बात करी, बट आपको क्या लगता है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुकदमे थे, चाहे जेपी की बात कर लीजिए आप, दिल्ली में कितने ऐसे प्रॉपर्टी फ्रॉड हुए, 10-10 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आया। आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि इस चीज का रिजल्ट जो है रेरा का, या कोई ऐसा डिसीजन आ जाए जो बायर की फेवर में आ जाए, कितना समय लगेगा? देखिए, कितना समय लगेगा ये तो हम नहीं बता सकते कितना समय लगेगा, टाइम लगेगा इसको, क्योंकि अभी हमें ये चीज़ डाइजेस्ट कर लेनी चाहिए कि स्कैम हो चुका है। हमारा पैसा जो है वो बिल्डर लेके भाग चुका है। अब उसकी रिकवरी करनी है या हमें प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कराना है, वो कैसे होगा? वो विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। जैसे हम अपना अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स में अब जाएँगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने बोला कि टाइम लगेगा, अब रेरा तो खुद ही कोर्ट में गया हुआ है, इनकम टैक्स खुद कोर्ट में गया हुआ है। इनकम टैक्स का तकरीबन तकरीबन 5.5 करोड़, रेरा की आई थिंक फीस 1-1.5 लाख करोड़ रुपया इनका भी फंसा है। देखिए, ऐसा है कि रेरा ने इनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस फाइल किया है, जिसमें इन्होंने रेरा का तकरीबन 2 करोड़ जो थी पेनल्टी देनी थी। तो वो एक प्रोसीजर होता है, जो रेरा को फ़ॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसीजर रेरा ने फ़ॉलो करते हुए इनकी एक कंप्लेंट की है। अच्छा उस सर, इसमें एक चीज मैं और पूछूंगा, जैसे आपने बोला कि फाइल कंप्लेंट की, अब रेरा ने तो अपने पैसों के लिए कोर्ट में जा रहा है, बट कहीं ना कहीं रेरा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इसमें कई अधिकारी या कोई नेता भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रेरा की भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं कि एस्क्रॉ के थ्रू कैसे इनके अकाउंट में पैसा गया। तो रेरा के खिलाफ अगर कंप्लेंट करनी हो, आपको क्या लगता है कि रेरा भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है? देखिए, मैं अभी किसी अथॉरिटी पे नहीं उँगली उठा सकता कि रेरा दोषी है या नहीं है। बट आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि रेरा ने अपने पैसों की रिकवरी के लिए कोर्ट में नहीं गया है। रेरा ने क्रिमिनल कंप्लेंट फ़ाइल की है इनके अगेंस्ट कि इन्होंने फ्रॉड किया है, और फ्रॉड करके रेरा की पेनल्टी जो है वो भी नहीं भरी, और यहाँ से भाग गए हैं ये, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। देखिए सर, अपनी कंप्लेंट के लिए रेरा तो कोर्ट चला गया, बट रेरा को जो कंप्लेंट, जो लोगों के पैसे फंसे थे, रेरा को अपॉइंट इसी चीज के लिए किया था कि आप लुक आफ्टर करिए, तो रेरा उस चीज को नहीं देखा, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज तो रेरा के अगेंस्ट भी बनती है ना इस चीज में। देखिए, रेरा के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मैं किसी अथॉरिटी पे कमेंट नहीं कर सकता। बट अगर रेरा ने कहीं पे भी चूक की है या कोई इन्वॉल्वमेंट किसी क्लरिकल लेवल पे है, तो उस चीज़ पे भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा था कि एस्क्रो अकाउंट था। जो पैसा एस्क्रो अकाउंट में आया, वो पैसा जैसे कि जो रेरा का एक्ट खुद ही कहता है कि 70% पैसा जो है, इन्होंने 70% डिसबर्समेंट्स इन्होंने मेंटेन करनी होती हैं उसमें। तो वो मेंटेन नहीं हुई, आज एस्क्रो अकाउंट खाली पड़ा है। तो वो क्यों खाली पड़ा है, इसका तो आंसर रेरा को भी देना चाहिए
कि ऐसा क्यों हुआ? बट कुछ ऐसी प्रोविज़न्स हैं रेरा के कि जिसमें ये अकाउंट्स जो हैं, ये बिल्डर को खुद मेंटेन करने पड़ते हैं, ना कि ये अकाउंट्स रेरा मेंटेन करता है। हाँ, रेरा को इस चीज़ को सुपरवाइज़ करना चाहिए था। वो क्यों सुपरवाइज़ नहीं किया, क्यों वो गलतियाँ हुई हैं वो तो मैटर हम लेंगे उसको, उठाएँगे मैटर को। अच्छा सर, हमारे पास सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसी खबरें और कुछ सर्टिफ़िकेट भी हमारे पास मिले, मैं नाम नहीं बताऊँगा यहाँ पर। वहाँ पे एक सर्टिफ़िकेट हमने देखने को मिला कि गुप्ता बिल्डर्स ने एक कंपनी दुबई में 2019 से लेकर 29 तक रजिस्टर्ड करवाई है। तो कहीं न कहीं ये लगता था कि उसको ये पता था कि मैं ये अगली प्लानिंग जो थी इनकी काफ़ी एडवांस थी इन लोगों के प्रति। तो कहाँ लगता है कि अब उसको वापस लाने का मेरा 20 लाख लगा, मेरे को रात को नींद नहीं आती है। शायद आपको भी नहीं उस चीज़ की आती होगी, बट वो शायद मज़े में बैठ के वहाँ पे बैठे हुए हैं। पर अब उनको वहाँ से वापस लाने के लिए क्या अगली क्या प्रोसीडिंग कर सकती है सरकारें? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी सरकार ने कुछ करना होता तो अभी तक किया होता। और भी स्कैम्स हुए, इससे भी कम पैसा लेके जब स्कैमर्स भागे इंडिया से, वो पूरे नेशनल टीवी पे चला, पूरे इंडिया में पता चला। ये इतना बड़ा स्कैम हो गया 2500 करोड़ का तकरीबन। और शायद कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से इसको हाइलाइट ही नहीं किया गया। ये ना किसी नेशनल चैनल ने बताया, ना इसको पॉलिटिकल लेवल पे किसी ने उठाया। क्यों है ये चीज़? और आप अगर देखोगे कि पुलिस अथॉरिटीज़ में भी जितने भी लोग गए, उनका भी रिव्यू यही आया कि ह भई हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? वो तो आपको भी पता है कि शायद कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से ही ये जो है मैटर इतना उठाया नहीं है। और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स थी, तभी ये इंडिया से भागने में सक्सेसफुल रहे। क्योंकि इतना ईज़ी था नहीं इंडिया से भागना। और वहाँ जाके इनको पहले ही पता था कि हम इंडिया से भागेंगे। 2019 में इन्होंने वहाँ जाके कंपनी रजिस्टर करवा ली। कंपनी रजिस्टर करवा के आज ये वहाँ पे मज़े से काम कर रहे हैं और बायर्स यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? इनको इनकी एक्स्ट्राडिशन के लिए या कुछ हमारी गवर्नमेंट छोड़ो, जो हमारी एसोसिएशंस बायर्स के लिए फ़ॉर्म हुई हैं, वो एसोसिएशंस का कहना ये है कि छोड़ो जी, अब तो वो भाग गया, तो अब हम क्या ही करेंगे, इसको इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम देखते हैं जी, हम एनसीएलटी जाके इस प्रोजेक्ट को जो है कोई किसी बिल्डर से टेक ओवर कराएँगे। मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि मेरे ख़्याल से कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हैं, वो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही खराब करने पे तुले हुए हैं। उनका कहना ये है कि हमें बहुत लीगल नॉलेज भी हो गई है। उनको वो खुद ही एडवोकेट्स हैं, खुद ही वो सीए हैं, खुद ही वो अकाउंटेंट हैं। जो जिन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि ये प्रोजेक्ट जी एनसीएलटी में जाएगा, उसके बाद एनसीएलटी ऐसे करेगा, वैसे करेगा, हमें बना के दे देगा। उन्होंने तो जजमेंट भी लिख दी है अपने से। बट क्या ये चीज़ पॉसिबल है? कोई बिल्डर ऐसे किसी प्रोजेक्ट में हाथ क्यों डालेगा, जहाँ पे ऑलमोस्ट 90% पेमेंट्स ऑलरेडी वो लेके भाग चुका है। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट नहीं है। अब कोई बिल्डर क्यों लायबिलिटी लेगा एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका सारी पेमेंट ही हो चुकी है? क्यों कोई बिल्डर लायबिलिटी लेगा इसकी? ये मतलब वही प्रोजेक्ट हो गया कि मतलब किसी का मेरे को उधार बहुत देना है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर क्यों करूँगा? हाँ, आपको अगर कि इतने इतने क्रेडिट्स हैं इस पे, तो आप कैसे इसको टेक ओवर करोगे? मेरे को जो जहाँ तक लगता है कि एक ऐसा षड्यंत्र बनाया जा रहा है, जो बना के इस प्रोजेक्ट को लिक्विडेट करके होम बायर्स को पीनट्स देके इसमें से निकाल दिया जाएगा। जो चीज़ मेरा भी काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व है और मेरे से जितना बन पड़ेगा, मैं इसके अगेंस्ट लड़ूँगा। लोग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, अंडर कवर प्रोजेक्ट्स लेते हैं। कई कभी-कभी अभी तो सुनने में ये भी आया कि एक फ्लैट को उन्होंने 3-3 लोगों को भी बेचा हुआ है। अभी हमारी कैमेलिया सोसाइटी में जहाँ पे बन रहा था। तो सर अब यहाँ पे चीज़ें बताइए, देखिए अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि अब में आती है बात सीधी ईएमआई की। ठीक है, बैंक्स मेरे से रिकवरी कर रहा है और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं अब बैंक्स की ईएमआई देने में असमर्थ हूँ। मेरी कम से कम महीने की इंडियाबुल्स 15,000 रुपए ले रहा है और वो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट ले रहा है मेरे पास। कोई प्रिंसिपल कम नहीं हो रहा है। उनका चला हुआ है मीटर। हाँ, ठीक है, मैं अगर ईएमआई नहीं देता हूँ, मेरे सिबिल स्कोर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब मेरे ही जैसे हज़ारों लोग ऐसे हैं इस प्रोजेक्ट्स के, वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि सर हमारा सिबिल स्कोर भी खराब ना हो और मेरे को ना मतलब ये ईएमआई स्टॉप करके दे दो।
कम से कम जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं बनता, क्योंकि मैं फालतू के पैसे वहाँ पे दे रहा हूँ और बैंक्स जो हैं वो पैसे ले रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पैसा बैंक मैं फालतू क्यों दूँ और मेरा ये ईएमआई कम से कम 1 नहीं, कम से कम 4-5 साल के लिए स्टॉप हो जाए। तो मैं मेंटली जो हूँ उस चीज़ से परेशान, क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा, मेरा 20 लाख रुपए लगा हुआ है। मेरे को और भी खर्चे हैं और मेरे को 20 लाख रुपए में एक भी ऐसी चीज़ नहीं। तो मेरे जैसे उन लोगों को भी कुछ ऐसी सजेशन बताइए कि मेरी ईएमआई 4 साल के लिए स्टॉप हो जाए। मैं अब इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी ईएमआई स्टॉप करवा दीजिए, उसके लिए आप क्या करोगे आप? देखिए, ईएमआई ऑलरेडी कई लोगों ने कंज़्यूमर कोर्ट से अपनी ईएमआई स्टे करवा के रखी है। अगर किसी को फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग या टेम्परेरी रिलीफ़ चाहिए, तो उसके लिए इमीडिएट रिलीफ़ उनको कंज़्यूमर कोर्ट से ही मिलेगा। ऑलरेडी कई लोगों ने लिया भी है। तो बाकी 2 चीज़ें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि आपको अगर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना है या आपको पोज़ेशन के लिए जाना है, तो वो आपको रेरा में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली इसी चीज़ के लिए रेरा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और अगर आपको इमीडिएट रिलीफ़ चाहिए ईएमआई का, तो आपके पास कंज़्यूमर कोर्ट से फिर बेस्ट ऑप्शन कोई है नहीं। टेम्परेरी रिलीफ़ है, कुछ टाइम के लिए होगा, बट उसके बाद भी कई सारे प्रोसीजर्स हैं, हम ईएमआई को जो है वो स्टे करके रख सकते हैं। वो प्रोसीजर आपको मैं बताऊँगा, या फिर आपका जो वकील होगा, जो आपकी ईएमआई स्टे करवाएगा कंज़्यूमर कोर्ट से, वो बताएगा उसको। जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, तब तक किसी भी तरह से वो हमें लीगली ईएमआई स्टे करवानी पड़ेगी। सर, अगली चीज़ मैं इसके यही चीज़ पूछूँगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ठीक है, टेम्परेरी हुआ, हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है कि 1 साल के लिए भी स्टॉप हो। अब चाहे वो 1 साल के बाद है, मेरी लायबिलिटी तो बढ़ेगी, क्योंकि मैंने तो बैंक को पैसा देना है। अब उसके बाद भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वो चीज़ को फिर से एस्केलेट कर दिया जाए। जब तक कोई इस चीज़ का डिसीज़न नहीं आता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ईएमआई खींच-खिचा के कम से कम अगले 4-5 साल तक के लिए बंद हो, जब तक मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो इसके लिए मेरे को कोई सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि मेरा 20 लाख रुपए लगा हुआ है। मेरे को मतलब ये नहीं है कि मैं हर महीने 15-18 हज़ार रुपए दे रहा हूँ और 4 साल के लिए। मेरे को ये बताओ, मेरे को ईएमआई अपनी स्टॉप करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? उसके लिए ऐसा है, आपने एक बार ईएमआई अपनी स्टे करवा ली, अगर उसमें कोई जजमेंट आती है, जिसके बाद अगर बिल्डर है नहीं यहाँ पे, जजमेंट तो आपके फ़ेवर में ही आनी है, क्योंकि आपको पोज़ेशन नहीं मिला, पैसा ले लिया गया। उसके बाद आपके पास, बैंक के पास कोई चारा नहीं रहेगा, रिकवरी बैंक को मिलेगी नहीं, क्योंकि बिल्डर यहाँ पे है नहीं। फिर उसके बाद जब बैंक जाएगा रिकवरी में, तो फिर हम उसको दोबारा से उस केस को फाइट कर सकते हैं, रिकवरी के केस को, और वो ईएमआई आपकी जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता या कोई फाइनल रेरा का डिसीजन नहीं आता कि कैसे थ्रू एसोसिएशन ऑफ अथॉरिटीज़ या कैसे इसको कंप्लीट करना है, तब तक आपकी ईएमआई जो है वो स्टे ही रहेगी। बाकी एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, कि जैसे लोगों को डराया जा रहा था कि आप जल्दी-जल्दी एनसीएलटी चलो, अदरवाइज़ आपके प्रोजेक्ट्स टेक ओवर हो जाएँगे, बैंक्स प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करके बेच देगा। तो वो भी आज जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने क्लियर कर दिया कि जो बैंक है वो इस तरह से होम बायर्स का के इंटरेस्ट को वो करते हुए वो प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करके बेच नहीं सकता। होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटेस्ट ऑर्डर में। तो वो चीज़ें भी अभी बायर्स को समझ आनी चाहिए कि हम लोगों की धोखाधड़ी में ना आएँ। अगर आपको अपनी ईएमआई स्टे करवानी है टेम्परेरीली, और वो डिपेंड करता है आपके एडवोकेट्स कब तक उसको कितनी आगे तक लेके जा सकते हैं, तो वो आपको। सर, यहाँ पे रोकूँगा। आपने जैसे बोला आपके एडवोकेट हैं, हुँ, आपके साथ हमारे मतलब हमारे चैनल के माध्यम या आपकी तरह से हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, क्योंकि हम और लोगों की बात नहीं करेंगे, हम अपने कंज़्यूमर्स की बात करेंगे। आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए अपने माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे, हम ईएमआई स्टॉप्स करवाते हैं, आप उसको कितने समय तक खींच सकते हैं? देखो, मैं कितने समय तक खींच सकते हो, ये क्या आंसर दूँ आपको? मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि आपकी अगर ईएमआई कंज़्यूमर कोर्ट से स्टे होती है, तो वो भी सिर्फ़ 1 महीने के लिए होती है। फिर वो आपके एडवोकेट को हर महीने वहाँ पे अटेंड करने जाना पड़ता है प्रोसीडिंग्स को, और मंथली वो एक्सटेंड होती रहती है। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि जब कंज़्यूमर कोर्ट से ईएमआई रिलीफ़ होती है, जो जजमेंट आती है, वो सिर्फ़ 1 महीने के लिए आती है? सिर्फ 1 महीने के लिए ईएमआई स्टे करेगा कंज्यूमर कोर्ट, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग स्टे होती है। वो आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में फिर से जाके वो ईएमआई उसका स्टे को एक्सटेंड करवाना है। वो ऐसे करते-करते आपका साल डेढ़ साल आराम से निकल जाएगा। उसके बाद जो है, जब जजमेंट आती है कंज्यूमर कोर्ट की, उसके बाद जैसे बैंक फर्दर कुछ एक्शन लेता है, तो हम उसको उसके अगेंस्ट फिर से अपनी ग्रीवियंस कोर्ट को बता के, तो अपनी ईएमआई पे जो है वो
स्टे लेके रख सकते हैं। आपने मेरी बात का फिर भी उत्तर नहीं दिया, कितने साल तक आप इस चीज़ को खींच सकते हैं? देखिए जब तक आपको आपका प्रोजेक्ट जो है डिलीवर नहीं होता या आपको आपका पैसा नहीं मिलता, तो हम इसको खींचने के लिए हम जिस जिस एपेलेट अथॉरिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ तक लेके जाएँगे और इसको कोशिश करेंगे कि ईएमआई जो है वो स्टे रहे और सिर्फ़ ईएमआई स्टे ना रहे, जो इंटरेस्ट पार्ट ड्यूरिंग दैट स्टे पीरियड जो इंटरेस्ट पार्ट आपको चढ़ाता रहेगा बैंक, उसको भी वेव ऑफ कराना ज़रूरी है। हम उसकी वेव ऑफ करवाने के लिए भी साइमल्टेनियसली काम करेंगे। तो मतलब अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड कस्टमर है और 100 मतलब हर महीने हेयरिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो आई थिंक उसमें तो आपके तो एक्सपेंसेस हैं, वो तो आई थिंक इंक्रीज ही होंगे उस चीज़ में। वो तो नेचुरली जब कोई भी हियरिंग्स होंगी, तो या मैं जाऊँगा या मेरे ऑफ़िस से कोई भी जाएगा, तो एक्सपेंसेस तो होंगे। सर, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और कोई मैसेज देना चाहते हैं, जो भी हमारे बायर्स हैं उनके लिए कुछ? देखिए, मैं मैसेज यही दूँगा कि लोगों की कुछ क्वेरीज़ थी मेरे से जैसे कि सर हम क्या करें? हम एनसीएलटी में कई लोग जा रहे हैं, क्या हम अब क्या करें? अगर प्रोजेक्ट लिक्विडेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अगर अब कुछ लोग कहते हैं सर रेरा के टूथ एंड नेल्स ही नहीं है, तो रेरा में कैसे चलेगा? क्या होगा? तो जब रेरा ने सरफेसी की प्रोसीडिंग्स स्टे की, अब ये ऑर्डर लोगों ने भी देख लिया, तो विदाउट टूथ एंड नेल्स तो ये रेरा करेगा नहीं और ये जो जजमेंट थी रेरा की इसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट तक ने। तो वो चीज़ क्लियर करती है कि रेरा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे कमेंट किया कि रेरा अथॉरिटी बनाई किस लिए गई थी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रेरा फुली एम्पावर्ड है आपको इवन बैंक्स से रिलीफ दिलवाने के लिए या फिर जो हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसको कंप्लीट करवाने के लिए रेरा फर्दर क्या एक्शन लेता है उसमें हम भी पूरा अपना जो एफर्ट है वो लगा रहे हैं। तो होगा सब विद प्रोसीजर होगा, टाइम लगेगा बट एक जो लोगों को ईएमआई की प्रॉब्लम आ रही है कि लोग ईएमआई भी पे कर रहे हैं, उसके बाद लोग अपनी जहाँ पे रह रहे हैं रेंट्स भी पे कर रहे हैं। तो अगर वो लोगों को इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो वो फिर लोग ले सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट से। इमीडिएट रिलीफ कंज्यूमर कोर्ट देगा सर, आप कितना समय लगेगा अगर कंज्यूमर मतलब ऑर्डर पास करने के लिए? मान लीजिए मैं आज अप्लाई करता हूँ, कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा? कंज्यूमर कोर्ट से आपको विदिन अ मंथ जो है वो ईएमआई आपकी स्टे हो जाती है। सर, और कुछ अगर आप बोलना चाहें लोगों की सवालों के ऊपर, जो आपको लगता है कि ये मैसेज जो है देना चाहें इसके ऊपर? मैसेज मैं यही दूँगा कि लोग पैनिक ना करें और पैनिक में उन लोगों का साथ ना दें, जो उनको बरगला के इस प्रोजेक्ट को ख़राब करने जा रहे हैं और वकील ना होते हुए वकील बने हैं। मुझे तो हँसी भी आती है लोगों की सुन के कि सर अब हमने तो लॉ भी पढ़ लिया सारा। मतलब हमें लॉ की डिग्री लेने के बाद 14 साल की प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं ये कहता हूँ कि अभी भी हमने सीखना है, अभी भी हमें कुछ नहीं पता। हम पढ़ते हैं रोज़, एक लॉ पॉइंट को हम 10 बार पढ़ते हैं, तब जाके हम उस पे फिर कुछ आगे काम करते हैं। और यहाँ पे एसोसिएशंस कहती हैं कि हमने तो जो थे एक्ट ही चाट लिए हैं जी, हमने चाट लिए हैं एक्ट। तो शायद चाट लिए हों। सर, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता विवेक शर्मा जी, जिन्होंने हर चीज़ का सवाल दिया कि अगर हम ईएमआई स्टॉप करवाना चाहते हैं, परमानेंट रिलीफ तो इस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि लायबिलिटीज़ तो हमारी इंक्रीज़ होंगी। अगर हम ईएमआई नहीं देते हैं तो शायद हमारा सिबिल स्कोर खराब होगा, बट हाँ, कंज्यूमर कोर्ट से कहीं न कहीं हम जो इस चीज़ को जो है 1, 2, 3 साल के लिए, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर कोर्ट आपको 1 साल की रिलीफ जो है डायरेक्टली नहीं देगा, वो हर महीने जो होगा हियरिंग के लिए जो है एडवोकेट्स को बनाए जाते हैं। पर फिर भी अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि कई लोग जो हैं खुद वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ एनसीएलटी में जा रहे हैं, एक तरफ रेरा में जा रहे हैं। ठीक है, आप जहां मर्जी जाइए, जहां पे आपको अच्छा लगता है, पर अंत में सिर्फ यही है कि लोगों को पैसा मिले, लोगों को प्रोजेक्ट्स का मिले, क्योंकि पैसा मेरा भी फंसा है, वकील साहब का भी फंसा है, और तमाम ऐसे लोगों का जो है वो पैसा फंसा हुआ है। तो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।